एक लड़का है 16 साल का। मान लीजिए कि उसका नाम रवि है। वैसे असल में उसका नाम कुछ और है, हम आपको बदला हुआ नाम बता रहे हैं। रवि रहता है कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में। वैसे तो उसे स्कूल में पढ़ना चाहिए, करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहा है। क्योंकि उसे लग चुकी है शराब की लत, और इसी वजह से उसके घर वाले काफी परेशान हैं, खासतौर पर उसकी माँ। इसलिए अब वो कर्नाटक सरकार से ये मांग कर रही हैं कि शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। रवि की मां की तरह ही कर्नाटक की कई औरतों की यही मांग है, और इसे ही सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ये औरतें बैठी हैं धरने पर। 11 फरवरी से रायचूर सिटी में बनी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सैकड़ों औरतें धरना दे रही हैं। क्या मांगे हैं इनकी, इस पर अब तक सरकार ने क्या किया है, ये आंदोलन कब से चल रहा है, भारत में किन किन राज्यों में शराबबंदी को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, इन सब पर डिटेल में बात होगी आज की बड़ी खबर में। लेकिन पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। पहली सुर्खी है मध्य प्रदेश के शहडोल से। यहां से 19 साल की एक लड़की के अपहरण और गैंगरेप की खबर आई है। आरोप 4 लोगों पर है, जिनमें से एक नाम बीजेपी के मंडल चीफ का भी है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। आरोपियों के नाम राजेश शुक्ला, मुन्ना सिंह, मोनू महाराज और विजय त्रिपाठी है। इनमें से विजय त्रिपाठी बीजेपी का मंडल चीफ है। त्रिपाठी को मामले का मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। इंडिया टुडे से जुड़े हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक शहडोल के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार वैश्य ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को पीड़िता अपने घर के बाहर से गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पीड़िता को खोजने का प्रयास कर रही थी। इस बीच 21 फरवरी को घर वालों ने बताया कि पीड़िता बेहोशी की हालत में अपने घर से कुछ दूरी पर मिली है। सूचना के बाद पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। पीड़िता को जैतपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। अगली सुर्खी बिग बॉस से जुड़ी हुई है। इसके 14वें सीजन की विनर रुबीना दिलैक बनी है। टीवी एक्ट्रेस हैं। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की और छोटी बहू से इनका नाम काफी फेमस हुआ था। इसके अलावा भी कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। ये हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती है। शिमला में पढ़ाई लिखाई हुई। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही मोहल्ले के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने लगी थी। साल 2006 में मिस शिमला का खिताब भी मिला। 2008 में मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता चंडीगढ़ में। फिर सोचा आईएएस बना जाए, तैयारी शुरू कर दी। इस दिशा में आगे बढ़ पाती कि रुबीना को एक सीरियल मिल गया, छोटी बहू। बस यहीं से इनका एक्टिंग का सफर शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है। अगली सुर्खी लड़कियों के उस क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई है जो एक छोटे से गांव में जन्म ले रही है। इंडिया टुडे के आशीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये टीम आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कदापनाथम गांव में बनाई गई है। इस टीम में केवल और केवल लड़कियां हैं और चित्तूर जिले की पहली ऑल गर्ल्स क्रिकेट टीम है। सभी लड़कियां जिला परिषद हाई स्कूल में पढ़ती हैं। सभी काफी पिछड़ी और गरीब तबके से आती हैं। कुछ लड़कियों ने कोरोना के समय लगे लॉकडाउन में परिवार की मदद के लिए मजदूरी भी की थी। स्पोर्ट्स डायरेक्टर चिरंजीवी इन लड़कियों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस टीम को एक स्पोर्ट्स ट्रेनर भी दिया जा चुका है। एक एनजीओ भी इनकी मदद कर रहा है। जुलाई से इन लड़कियों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अब ये एक टीम बन चुकी है। रविवार और बाकी छुट्टी वाले दिन भी ये प्रैक्टिस करती हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां क्रिकेटर मिताली राज से इंस्पायर्ड हैं। अगली सुर्खी आपको धोखाधड़ी न करने का मैसेज देगी। मुंबई पुलिस ने 28 साल की एक लड़की को गिरफ्तार किया है। लड़की पर आरोप है कि पिछले साल दुबई से लौटने के दौरान उसने अपने पासपोर्ट में अराइवल डेट से छेड़छाड़ की थी। दरअसल लड़की दुबई से लौटने के बाद अपने दोस्त के साथ गोवा गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इस ट्रिप की जानकारी उसके परिवार को लगे, इसलिए उसने पासपोर्ट में तारीख ही बदल दी। इसका खुलासा हुआ 19 फरवरी 2021 के दिन। लड़की इस दिन एक बार फिर दुबई से मुंबई लौटी। इमिग्रेशन काउंटर पर जब अधिकारी उसका पासपोर्ट और टिकट चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके रिकॉर्ड में पिछले साल दुबई से लौटने की तारीख 14 मार्च डली हुई थी, जबकि पासपोर्ट में 20 मार्च डली थी। अधिकारियों ने जब लड़की से सख्ती के साथ पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि सीक्रेट गोवा ट्रिप को परिवार वालों से छिपाने के लिए उसने पासपोर्ट में अराइवल की तारीख बदली थी। यहाँ होती है सुर्खियां खत्म। अब लौटते हैं बड़ी खबर पर, यानी रायचूर जिले में हो रहे धरने पर।
मामले की शुरुआत होती है साल 2015 से। वैसे तो इसके कहीं पहले से कर्नाटक के गांवों में औरतें शराबबंदी की मांगे रख रही थी अपने स्तर पर, लेकिन सारी औरतें इकट्ठा आईं साल 2015 में और सरकार से मांग रखी कि शराब को बैन कर दिया जाए, क्योंकि शराब की वजह से उनके घर के आदमी काम पर नहीं जा रहे, पैसों की बर्बादी हो रही है, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। इस आंदोलन को नाम दिया गया मद्य निषेध। इन 5 वर्षों में औरतों ने कई बार कई तरीकों से सरकार के सामने अपनी मांग रखी। सड़कों पर तख्तियां लेकर हजारों औरतें उतरी। 2020 में तो औरतों ने जल सत्याग्रह किया। कृष्णा नदी में करीब 2000 औरतें लंबी चेन बनाकर खड़ी हुई, करीब 5 घंटे तक खड़ी रही। हाथों में शराबबंदी की मांग को लेकर प्लकार्ड पकड़े हुए ये औरतें खड़ी थी। मद्य निषेध आंदोलन से जुड़ी हुई एक महिला जिनका नाम विरुपम्मान है, वो बताती है, हमने 2015 से शुरुआत की। पिछले 5 साल में यहाँ 3 पार्टियों के मुख्यमंत्री आए। हमने हर किसी के सामने अपनी मांग रखी, लेकिन कुछ नहीं किया गया, बल्कि इस दौरान गांव में अवैध शराब की बिक्री डबल हो गई। इसलिए अक्टूबर 2020 में हम हाई कोर्ट गए, एक PIL डाली। हाई कोर्ट ने अवैध शराब की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए फैसला दिया, लेकिन सरकार उस आदेश का पालन नहीं कर रही है। इसलिए 11 फरवरी 2021 से कर्नाटक की सैकड़ों औरतें धरने पर बैठी हैं रायचूर में, और ये सत्याग्रह अनिश्चित काल के लिए है। यल्लम्मा नाम की एक महिला है, ये भी रायचूर में रहती है, मद्य निषेध आंदोलन का हिस्सा है। इन्होंने ऑर्डिनरी को बताया कि कर्नाटक के कई जिलों के अधिकतर गांवों में लाइसेंस के बिना शराब बेची जा रही है। लोग अपने घरों से शराब बेच रहे हैं। ऐसे में गांव के बच्चे स्कूल जाने की उम्र में ही शराब की जद में आ रहे हैं। दूसरा, आसानी से शराब हाथ लगने की वजह से इसे पीने वाले लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। यल्लम्मा का कहना है, घर के आदमी सारा पैसा शराब में उड़ा रहे हैं, नशे में अपनी पत्नियों को पीटते भी हैं। लोगों के घरों का माहौल आर्थिक और मानसिक दोनों तौर पर खराब हो रहा है। घर के आदमियों की शराब की लत के कारण औरतों को काम पर जाना पड़ता है। किसी तरह औरतें मजदूरी करके 4 पैसा कमाती भी हैं घर चलाने के लिए, लेकिन आदमी लोग उस पैसे को भी शराब में खर्च कर देते हैं, साथ ही मारपीट भी करते हैं। बच्चों को भी पीटते हैं, कई बार इतना पीटते हैं कि बच्चे भी गुस्से में कह देते हैं कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया। ऐसी बात सुनकर हमें बहुत दुख होता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, राज्य में पूरी तरह से शराब पर बैन लगाए, या फिर कम से कम गांव में अवैध तरीके से जो शराब बिकती है उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ज्यादा शराब की वजह से आदमी की जल्दी मौत भी हो जाती है, परिवार तबाह हो रहे हैं। इस आंदोलन से जुड़ी एक और महिला जिनका नाम दुर्गम्मा है, उनके पति को भी शराब की लत है और इस वजह से उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वो कहती हैं, मेरे पति को शराब की लत है, 3 छोटे बच्चे हैं जिन्हें अकेले अपने दम पर पालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं सरकार से मांग कर रही हूं कि शराब पर बैन लगा दिया जाए। मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आती हूं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। न केवल मेरे पति को शराब की लत है, बल्कि परिवार के बाकी आदमियों को भी है। मैं 2015 से इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हूं, लेकिन सरकार मेरी सुन नहीं रही है। मैंने 2020 में जल सत्याग्रह भी किया था। आंदोलन में बैठी औरतें बीर बेड़ा नीरबेकू के नारे लगा रही हैं। ये नारा कन्नड़ भाषा में है। इसका हिंदी में मतलब है, हमें बियर नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए। औरतों की मांग है कि लोकल शराब की जगह वो चाहती हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा मिले, परिवार का पेट भरने के लिए जमीन मिले। औरतों की मांग है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे। अब बताते हैं कि हाई कोर्ट में जो PIL डाली गई थी उसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी और कोर्ट ने क्या आदेश दिए। PIL में कहा गया था कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 47 के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दे और इस आदेश के लिए एक मैंडेमस जारी करे। मैंडेमस एक तरह का जुडिशियल रिट होता है जिसे कोर्ट जारी करता है। इसके जरिए कोर्ट सरकार को अपने तहत आने वाले बाकी कोर्ट्स को या किसी अधिकारी को कोई काम करने का आदेश देता है। PIL में संविधान के आर्टिकल 47 का भी जिक्र हुआ। यह आर्टिकल कहता है, राज्य मादक पेय पदार्थों को रोकने की तरफ काम करेगा। ये आर्टिकल केवल इस दिशा की तरफ काम करने को कहता है, मादक पदार्थों में सीधे तौर पर रोक लगाने को नहीं कहता। PIL में औरतों ने अगली मांग ये रखी थी कि कोर्ट मैंडेमस के तौर पर एक रिट जारी करे और अवैध तरीकों से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दे। ये भी कहा था कि कोर्ट हर गांव में औरतों की एक निगरानी समिति बनाने का निर्देश दे जो शराब की अवैध बिक्री को रोकने की दिशा में काम करेगी। इसी तरह की कई सारी मांग इस PIL में की गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर 2020 को अपना फैसला सुनाया।
मैंडेमस तो जारी नहीं किया, लेकिन सरकार अवैध बिक्री को रोकने की मांग पर निर्देश जरूर दिया। कोर्ट ने कहा ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि शराब की बिक्री अवैध तरीके से न हो। अवैध बिक्री को रोकने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए। अगर महिलाओं का कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की शिकायत करता है तो राज्य सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया जाए। हाईकोर्ट के इसी निर्देश के पालन की मांग अब औरतें कर रही हैं। 11 फरवरी से धरने पर बैठी हैं। इन औरतों ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम एक एप्लीकेशन भी लिखा, जिसे रायचूर के विधायक डॉक्टर शिवराज पाटिल को 13 फरवरी के दिन सौंपा। औरतों ने मांग रखी कि इस बार वो पूर्ण शराबबंदी की डिमांड नहीं कर रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि कम से कम शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाए। लेटर में कहा गया है, हम चाहते हैं कि सीएम औरतों के प्रतिनिधिमंडल से मिले, हमारी दिक्कतें सुने। 30 जिलों के कलेक्टर से हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करें और अवैध बिक्री पर रोक लगाएं। कर्नाटक प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत हर गांव में एक विजिलेंस कमेटी बनाए, जिनमें करीब 5 से 7 महिलाएं शामिल हुई। ये कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि अवैध तरीके से शराब न बेची जाए। शराब बेचने का लाइसेंस देने के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी कर दिया जाए। ये सारी मांगे औरतों ने अपने एप्लीकेशन में रखी हैं। अब इस एप्लीकेशन में सरकार का क्या कहना है, शराब की अवैध बिक्री को लेकर औरतें जो दावा कर रही हैं उस पर सरकार का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमने कर्नाटक आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर को कॉल किया था। लेकिन जब हमने उन्हें कहा कि आपका बयान चाहिए इस मुद्दे पर, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। कमिश्नर से बात की जाए। कमिश्नर जी को फोन नहीं लगा। फिर कर्नाटक के एक्साइज मिनिस्टर को हमने कॉल किया, उन्होंने भी हमारा फोन नहीं उठाया। अब एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले 11 साल में कर्नाटक में शराब की खपत 77% तक बढ़ी और इससे मिलने वाला एक्साइज रेवेन्यू 273% तक बढ़ा। ऐसा नहीं है कि केवल कर्नाटक की औरतें शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हैं, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत और भी कई राज्यों में औरतें ये मांग कर रही हैं। 2017 में राजस्थान की औरतों के प्रदर्शन का ये असर हुआ था कि एक्साइज डिपार्टमेंट को भरतपुर में एक शराब की दुकान बंद करनी पड़ी थी। मद्य निषेध आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति से हमने बात की। उन्होंने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई औरतें इस आंदोलन से जुड़ना चाहती हैं और अपने राज्य में भी इसे बैन करवाना चाहती हैं। सवाल ये है कि इतनी सारी जगहों से इतनी मांगों के बाद भी सरकार शराब की बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगाती है? इसका एक ही जवाब है, पैसा। दरअसल शराब की वजह से सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। वैसे भारत के कई राज्यों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। गुजरात, बिहार, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम में शराब बैन है। गुजरात 1960 में बॉम्बे स्टेट से अलग होकर राज्य बना था, तब से ही यहाँ पर शराब बैन है। यहाँ शराब बनाना, बेचना, कंज्यूम करना, स्टोर करके रखना सब अवैध है। हालांकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि बैन के बाद भी गुजरात में अवैध तरीके से शराब का कारोबार होता है। थोड़ा आइडिया लेना है तो रईस फिल्म देखिएगा, सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, ऐसा कहा जाता है। अब बात बिहार में हुई शराबबंदी की। 2016 से यहाँ बैन लगा हुआ है, लेकिन यदा कदा यहाँ से अवैध बिक्री की खबर आती है। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 कहता है कि बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब कंज्यूम की जाती है। रिपोर्ट ने बताया कि 15 साल से ऊपर के करीब 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा लगभग 14% ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य भी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने शराबबंदी की थी, लेकिन बाद में बैन हटा दिया था। इनमें एक नाम केरल का है। अब शराब की वजह से मरने वालों के आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं। 2018 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक हर साल 2.6 लाख लोगों की यानी करीब 2.5 लाख भारतीयों की या तो शराब की वजह से लिवर में होने वाली दिक्कत के चलते या फिर कैंसर या ड्रंक ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट में मौत होती है। खैर, कर्नाटक में सरकार क्या फैसला लेती है ये समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल समय हो चला है हमारे जाने का, यानी हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का। आज हम रेकमेंड कर रहे हैं फिल्म ईब आले ऊ। इसका कुछ मतलब नहीं होता। आवाज के अलग अलग आरोह अवरोह में इन 3 शब्दों का इस्तेमाल बंदरों को भगाने के लिए किया जाता है। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बिहार से दिल्ली आता है। आर्थिक तौर पर ज्यादा सबल नहीं होता। लड़के का नाम है अंजनी। दिल्ली में जीजा की भलमनसाहत की वजह से अंजनी को दिल्ली के पौश इलाकों से बंदर भगाने का काम मिल जाता है। मगर दिक्कत यह है कि वो ईब आले ऊ की आवाज सही तरीके से निकाल नहीं पाता। ये चीज उसके और उसके परिवार के जीवन को किस कदर प्रभावित करती है, इसी की कहानी है ईब आले ऊ।
मसाला और मेन स्ट्रीम सिनेमा के दौर में एक ऐसी फिल्म जो बड़ी खास है, मगर उसकी खासियत का अंदाज़ा महज रिव्यू पढ़कर नहीं लगाया जा सकता। आपको अंजनी और उसकी कहानी देखने समझने के लिए ये फिल्म खुद देखनी होगी। कहाँ? नेटफ्लिक्स पर। देखें और बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अगर आप भी कोई फिल्म, सीरीज़, गाना या किताब रेकमेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। #चलते_चलते के साथ ट्वीट करिए और @ordinary को टैग करिए। साथ ही ये भी बताइए कि आप जिस चीज़ को रेकमेंड कर रहे हैं उसमें सबसे खास क्या है, इसे कहाँ देखा, पढ़ा, सुना जा सकता है। आपके नाम के साथ आपके सुझाव को चलते चलते सेक्शन में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताएं कि हमारा ऑर्डिनरी शो आपको कैसा लग रहा है। इन जनरल ये भी बताएं कि आज का शो आपको कैसा लगा और शराबबंदी पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है। आप चाहें तो कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे खत भी लिख सकते हैं। मेरा पता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। आप देखते रहे ऑर्डिनरी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी का निशान दबा दें, जिससे हमारा एक भी शो आप मिस ना करें। शुक्रिया।